जून 2020 करंट अफेयर्स स्टडी एक्सप्रेस लर्निंग मेड इजी में आपका स्वागत है। 12 जून 2020 करंट अफेयर्स एक्सप्रेस। बहुत एक्सप्रेस की स्पीड से हम लोग 4, 5, 6 करंट अफेयर्स जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है, जहां से हम सिर्फ वो करंट अफेयर्स हम लोग कर रहे हैं जो मतलब एग्जाम में चांस है कि उसमें किसी न किसी एग्जाम में इस पे क्वेश्चन जरूर पूछेगा। हम सब कुछ नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि सब कुछ के लिए हमारे और भी एपिसोड्स हैं, लेकिन ये जो आज की ताजा खबर में से जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो हम लोग करने जा रहे हैं। पहला है नेचर इंडेक्स 2020। नेचर इंडेक्स 2020 रिलीज हुआ और इसमें 5 देशों का जो टॉप रैंक है वो देखा जाए, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 पर यूनाइटेड स्टेट नंबर 1 पर, नंबर 2 पर है आपका चाइना और नंबर 3 पर है जर्मनी, नंबर 4 पर है आपके यूनाइटेड किंगडम और नंबर 5 पे है जापान। तो ये 5 ऐसे नेशंस हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिसर्च में सबसे आगे हैं। इनकी यूनिवर्सिटीज में रिसर्च का बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है और बहुत एडवांस लेवल पर रिसर्च ये लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट है नेचर इंडेक्स 2020। अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो साइंस रिसर्च आउटपुट के हिसाब से इंडिया का रैंक 12th है ओवरऑल वर्ल्ड में। कितना रैंक है? रैंक 12th है ओवरऑल वर्ल्ड में। और अगर इंडियन इंस्टीट्यूशन की बात की जाए, इंडियन इंस्टीट्यूशन के रैंक्स अलग से निकाले जाते हैं। अगर इन 12th रैंक पर जो आए हैं हमारे, किन किन इंस्टीट्यूशन की वजह से आए हैं, जो हाईएस्ट रैंक पर इंस्टीट्यूशन हमारे हैं वो कौन कौन से हैं? CSIR है 160वीं पोजीशन पर है और IISc बैंगलोर 184वीं पोजीशन पे है। तो ये दोनों पोजीशंस आपको याद रखने होंगे। एक साइंस एंड टेक वाला मतलब CSIR काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बैंगलोर 184वें रैंक पर है। अभी इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि 2 और QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग भी आई थी, वो ओवरऑल सभी के लिए थी। ये साइंटिफिक आउटपुट है, साइंटिफिक रिसर्च आउटपुट जो निकलता है किसी भी, कितने रिसर्च पेपर जमा हुए और कितना उनपे आउटपुट निकला, उन सब के हिसाब से ये है। अगर इंडिया के लेवल में देखा जाए, इंडिया के जो टॉप 30 इंस्टीट्यूशंस आए हैं उनमें DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में चलने वाले 3 इंस्टीट्यूशंस आए हैं। उनका नाम इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो 30 इंस्टीट्यूशन में से 7वें रैंक पर है इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंसेज, IACS कोलकाता में है। ये कहां पे है? IACS कोलकाता, इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंसेज। दूसरा 14वें नंबर पर है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, JNCASR बैंगलोर में है। और 30th रैंक पर है नेताजी बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज कोलकाता। ये 3 इंस्टीट्यूशंस हमारे टॉप 30 में आए हैं। 10 लीडिंग इंस्टीट्यूशंस नेचर इंडेक्स में जो थे, यूनिवर्सिटी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जो है जो टॉप रैंकिंग में रही हैं, नंबर 1 पर आपके है चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज। ये याद रखिएगा बस, नंबर 1 पर है, इसको सबसे ज्यादा स्कोर मिला है। उसके बाद है हार्वर्ड नंबर 2 पर, क्योंकि अभी तक MIT और हार्वर्ड का बोलबाला था, लेकिन चाइनीज यूनिवर्सिटीज बहुत आगे निकल गई हैं, जैसे ये चाइना की एकेडमी ऑफ साइंस वो है। इसके बाद नंबर 2 पर हार्वर्ड। और मैक्स प्लैंक का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा, मैक्स प्लैंक सोसाइटी जर्मनी की है। पेकिंग यूनिवर्सिटी देखिए आप 10वें नंबर पर देख सकते हैं। MIT है 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर पर आपकी MIT है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि वर्ल्ड की वैसे मानी जाती है ओवरऑल, लेकिन अगर नेचर इंडेक्स के हिसाब से देखा जाए, रिसर्च आउटपुट के नजरिए से देखा जाए तो ये 6वें नंबर पर है आज के डेट में। ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आपकी 9वें नंबर पर है। इसमें देखिए ये चाइना की, इसके बाद ये चाइना की, 3 यूनिवर्सिटीज टॉप 10 में चाइना की हैं। तो चाइना का रैंक हाई होना ही था, बहुत हाई है, इनफैक्ट 2nd रैंक पर है आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स। नेचर इंडेक्स प्रोवाइड्स ए क्लोज रियल टाइम प्रॉक्सी ऑफ हाई क्वालिटी रिसर्च आउटपुट। जो रियल टाइम मतलब अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है, इस साल क्या चल रहा है उसके ऊपर है। इनका कोलैबोरेशन किसके साथ होता है फ्यूचर में चल के, ये भाई डिमांड इनको पता होनी चाहिए ना, हमें रिसर्च किस चीज पे करना है। तो ये इंस्टीट्यूशनल, नेशनल या रीजनल लेवल पर अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, अलग अलग रीजन के, अलग अलग नेशन से ये कोलैबोरेट करके इन रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं। तो कोलैबोरेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूशनल हो या नेशनल लेवल पर हो या रीजनल लेवल पर हो, ये रियल टाइम प्रॉक्सी हाई क्वालिटी रिसर्च उस पर देते हैं। द डाटाबेस इज कंपाइल्ड बाय नेचर रिसर्च। किससे कौन करता है ये कंपाइलेशन? नेचर रिसर्च बोल के एक एजेंसी है, अ डिवीजन ऑफ इंटरनेशनल साइंटिफिक पब्लिकेशन कंपनी। ये पब्लिशिंग कंपनी है स्प्रिंगर नेचर, इस कंपनी का नाम है स्प्रिंगर नेचर। उसकी एक डिवीजन है नेचर रिसर्च। और ये जो मैगजीन निकालते हैं, जो जर्नल निकालते हैं,
ये जर्नल निकालते हैं, उसका नाम है नेचर। उस जर्नल का नाम ही है क्या? नेचर। इसी में आता है नेचर इंडेक्स। नेचर इंडेक्स कौन बनाता है? बनाता है नेचर रिसर्च यूनिट ऑफ स्प्रिंगर नेचर बोल के पब्लिकेशन है उसका। ठीक है, ये कब से पब्लिश किया जा रहा है? ये पब्लिश किया जा रहा है 1869 से पब्लिश किया जा रहा है। ये वीकली मल्टी डिसिप्लिनरी पब्लिकेशन है। ये एनुअल इस तरह का एक रिसर्च और इंडेक्स निकालता रहता है। दूसरे न्यूज पर आते हैं। दूसरा न्यूज है कि हमारे यहाँ अब फ्रेट कॉरिडोर के लेकर के काफी काम हो रहा है। अभी हम लोगों ने डबल डेकर फ्रेट कॉरिडोर बनाया। फर्स्ट डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन, यानी डबल स्टैक कंटेनर लोड करके जा सकते हैं, वो भी कहां पर? इन ओवरहेड इक्विपमेंट इलेक्ट्रिफाइड, जहां पर ओवरहेड इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, यानी बहुत हाइट तक वहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है, उनकी हाइट बढ़ाई गई है, जिसकी वजह से ये हो पाया। ये हुआ कहां है एक्चुअली? ये हुआ है फ्रॉम पालनपुर एंड बटोट स्टेशन। ये बिटवीन पालनपुर एंड बटोट स्टेशन के बीच में ये ट्रायल रन कराया गया। ये पहली बार हुआ है। कहां पे है ये बटोट? गुजरात में है। ये डबल स्टैक कंटेनर वहां पे रन कराए गए इन गुजरात। ठीक है, इस हिसाब से इंडिया बिकम्स फर्स्ट डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन विद इन हाई राइज। मतलब बिना कंटेनर को छोटा किए, बिना उसके हाइट को कम किए, फुल कंटेनर के साइज को लेकर के ओवरहेड इक्विपमेंट टेरिटरी जहां पर लगा हुआ है, मतलब ऐसी टेरिटरी जहां पर ओवरहेड वायर है, यानी जहां पर इलेक्ट्रिक इंजन जा सकता है। तो इलेक्ट्रिक इंजन अभी तक जो इस तरह के डबल स्टैक कंटेनर बहुत सारे देशों ने यूज किया, हमारे देश में भी यूज होता है, लेकिन वो वहां पे यूज होता है जहां पर हम डीजल इंजन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? डीजल इंजन। या हम लोग ऐसे इंजन जो कि नॉन इलेक्ट्रिक इंजन को यूज कर रहे हैं, तो नॉन इलेक्ट्रिक इंजन जहां पे यूज हो रहा है वहां पे तो ओवरहेड इक्विपमेंट्स लगे ही नहीं होते हैं, तो आराम से आप डबल स्टैक करके निकाल सकते हो। लेकिन जहां पर ऐसा ओवरहेड इक्विपमेंट टेरिटरी है, ऐसे रीजन में आप जहां पे उसकी कॉन्टैक्ट वायर की हाइट जो है 7.5 मीटर, 7.57 मीटर, 7.57 मीटर्स रखी गई है, वो इस तरह का वहां पे इक्विपमेंट क्रिएट किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया। और वर्ल्ड में पहली बार किसी देश ने जहां पर ओवरहेड इक्विपमेंट टेरिटरी लगा हुआ वहां पर डबल स्टैक कंटेनर लगाया, तो ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरी खबर हम लोग जो देख रहे हैं वो है रमन मैग्सेसे अवार्ड कैंसिल्ड दिस ईयर। ये थोड़ा दुखद है, कोरोना वायरस की वजह से ये पीड़ित हो गए। रमन मैग्सेसे अवार्ड कैंसिल्ड दिस ईयर 2020। रमन मैग्सेसे याद है? यस, वही लास्ट ईयर किसको मिला था? आइडिया है कुछ आप लोगों को? हाँ, लास्ट ईयर रवीश कुमार को मिला था। किसको? रवीश कुमार, एनडीटीवी के प्राइम टाइम के जो शो होस्ट करते हैं रवीश कुमार जी, उनको ये अवार्ड लास्ट ईयर मिला था इंडिया से। इन बहुत सारे इंडियंस को ये अवार्ड मिला है और विनोबा भावे वाज द फर्स्ट रिसिपेंट इंडिया के साइड से। ठीक है, ये पहली बार, ये तीसरी बार हो रहा है कि रमन मैग्सेसे अवार्ड को कैंसिल करना पड़ा। 6 डिकेड की इसकी हिस्ट्री है, 1958 से शुरू हुआ है, तब से अभी तक इसको 3 बार बंद किया जा चुका है। पहली बार 1970 में बंद किया गया था, मतलब नहीं दिया गया था, फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा था वर्ल्ड में, इसकी वजह से इसको कैंसिल किया गया था। सेकंड, फिलीपींस में एक डिजास्टर अर्थक्वेक आया था 1990 में, 1990 में एक अर्थक्वेक आया था जिसकी वजह से इसको कैंसिल करना पड़ा था। और उसके बाद फर्दर अब की बार कैंसिल किया गया ड्यू टू कोविड-19 2020। रमन मैग्सेसे अवार्ड क्या है? फर्स्ट अवार्ड वाज गिवन इन 1958 और इंडिया से विनोबा भावे ऑफ इंडिया वाज वन ऑफ द रेसिपिएंट इन दैट। ये किनके नाम पे रखा गया है? रमन मैग्सेसे के नाम पे रखा गया। किनके नाम पे? रमन मैग्सेसे। इनको मैग्सेसे भी कहा जाता है। ये थर्ड प्रेसिडेंट थे किसके? फिलीपींस के। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया क्योंकि जनरली ऐसे अवार्ड के नाम रखे जाते हैं तो वो अवार्ड के नाम हमेशा फर्स्ट प्रेसिडेंट आ जैसे, लेकिन ये थर्ड बहुत ही रिवोल्यूशनरी थे। इन्होंने बहुत बड़ी इनकी एडवांस सोच थी, वेस्टर्न सोच थी, जिसकी वजह से इनको इससे नवाजा जाता है इनके नाम से। लेकिन ये फिलीपींस की गवर्नमेंट नहीं देती है। इसका फंड, इसके अवार्ड का फंड दिया जाता है रॉकफेलर द्वारा, एस्टैब्लिश इन 1957 बाय रॉकफेलर ब्रदर्स फंड। रॉकफेलर जो इंडिया के पहले बिलियनर, पहले अमेरिकन जो थे, सबसे रिचेस्ट अमेरिकन हुआ करते थे, रॉकफेलर ब्रदर्स। तो रॉकफेलर ब्रदर्स फंड के द्वारा इसको फंड किया जाता है, लेकिन फिलीपीन के गवर्नमेंट के कंसेंट से ये दिया जाता है। ये अच्छी सोच सोसाइटी के लीडरशिप में, सोशल वर्क में, पॉलिटिकल कुछ आउटस्टैंडिंग वर्क किसी ने किया है तो ऐसे लोगों को ये दिया जाता है। पहले 6 कैटेगरी में दिया जाता था, वो कैटेगरी सारी रिमूव कर दी गई। अब उस तरह की कैटेगरी का इसमें कोई मतलब नहीं है। रमन मैग्सेसे अवार्ड
इज गिवन टू इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। क्वेश्चन पूछता है, दोनों को दिया जा सकता है, इंडिविजुअल को भी दिया जा सकता है और ऑर्गेनाइजेशन। ए और बी ऐसे करके पूछता है कि इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, ओनली एनजीओज, ओनली पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे करके ऑप्शन देता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दोनों को दिया जाता है। कहां? एशिया में। ये एशियंस को ही दिया जाता है केवल। लेकिन अगर किसी ने, कोई बाहरी है और एशिया में बहुत आउटस्टैंडिंग इंपैक्ट किया है, उसको भी दिया जा सकता है। ठीक है, हमारे यहाँ से अगर इस तरह के, खैर उनको तो ऐसा नहीं कहा जा सकता, मदर टेरेसा को मिला था ये। मदर टेरेसा को 60s में कुछ ऐसे 1962 में ऐसे कुछ मिला था। तो मदर टेरेसा भी आउटसाइडर उस समय थी और उनको यहाँ एशिया में आउटस्टैंडिंग काम करने के लिए मिला। ऐसे बहुत सारे और नॉन एशियंस हैं जिनको ये दिया गया है। रिगार्डलेस ऑफ रेस, क्रीड, सेक्स और नेशनैलिटी। आप कहाँ के रहने वाले हो इससे नहीं मतलब, किस सेक्स के हो, किस क्रीड के हो, किस रेस के हो, इससे नहीं मतलब, ये आपको दिया जा सकता है अगर आप एशियन हैं तो। Who have achieved distinction in their respective field. Who have achieved distinction in their respective field. अरविंद केजरीवाल साहब को भी रमन मैग्सेसे से मिल चुका है। There are some instances where winners came from non-Asian countries but accomplished something in Asia. ठीक है, Some Indians who got this award. कौन कौन से ऐसे इंडियंस हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है? देखा जाए, हम फर्स्ट टू और लास्ट टू पे जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ज्यादातर फर्स्ट टू और लास्ट टू ही क्वेश्चन पूछता है। विनोबा भावे 1958 कम्युनिटी लीडरशिप के लिए मिला था, तब इसमें कैटेगरीज हुआ करती थी। चिंतन मन सीडी देशमुख जिसको कहा जाए, सीडी देशमुख साहब को भी ये 1959 में मिला था गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए। अभी जो लेटेस्ट रिसिपेंट है वो कौन कौन है, आप अच्छे से जानते होंगे उन दोनों को। रवीश कुमार को मिला है 2019 का जर्नलिज्म के लिए, प्राइम टाइम शो एनडीटीवी पर वो जो चलाते हैं उसकी वजह से उनको मिला। भारत वतवानी और सोनम वांगचुक, सोनम वांगचुक यही आइस टूपा वाले, यस, इन्होंने आइस टूपा बनाया लद्दाख में, बताएंगे इसके बारे में कभी डिटेल में। 2018 में इनको मिला रिस्टोरिंग हेल्थ एंड डिग्निटी टू ट्रबल्ड लाइफ एजुकेशन फॉर कम्युनिटी प्रोग्रेस, यानी अपने कम्युनिटी को प्रोग्रेस करने के लिए इन्होंने कुछ एजुकेशन को रिवाइव किया। ये जो सोनम वांगचुक हैं, इन्हीं ये इनफैक्ट 3 इडियट के क्या नाम था उसका, आमिर खान ने जो रोल प्ले किया था बांगड़ू, वो रोल प्ले किया था, इनसे इंस्पायर्ड वो रोल था। सोनम वांगचुक ही थे असल में, वो इन्हीं की स्टोरी वो एक तरीके से पोर्ट्रे की गई है 3 इडियट्स में, जिसको कि आमिर खान ने प्ले किया था इनका रोल। तो रवीश कुमार को 2019 में, 2018 में सोनम वांगचुक और भारत वतवानी को मिला, और सबसे पहला मिला था विनोबा भावे को 58 में, 59 में सीडी देशमुख साहब को मिला था। ठीक है, ये याद रखिएगा। एक और अच्छी इंपॉर्टेंट हमारी टेक्नोलॉजिकल खोज जो है वो इंपॉर्टेंट है हमारे न्यूज के लिए, क्योंकि ये बड़ी पहल है इंडिया की तरफ से। बहुत सारे नेशन हैं जो सबमरीन चलाते हैं, लेकिन इन बहुत कम ऐसे नेशन हैं जो डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल जिनके पास है, यानी सबमरीन्स को सपोर्ट करने के लिए डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल DSRV हमारा विशाखापट्टनम में डेवलप किया गया। कहां डेवलप किया गया? विशाखापट्टनम में। यह है आपका डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल DSRV सिस्टम। इसका फायदा क्या है कि ये रैपिडली मोबिलाइज किया जा सकता है, इसको रोड से भी ले जाया जा सकता है, एयर से भी लिया जा सकता है। ये इस तरह का पोर्टेबल है, इवन एट डिस्टेंट लोकेशन, मतलब कहीं पे भी आपका रेस्क्यू प्रॉब्लम हो रहा है, इसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है थ्रू रोड्स ऑल्सो एंड थ्रू एयर ऑल्सो, यानी बाय एयर बाय रोड कहीं भी आप ले जा सकते हो, इवन लॉन्गर डिस्टेंस। द इंडियन नेवी हैज इंडक्टेड 2 such systems in west and east coast of India. Currently there are about 40 nations that operate submarines in the world, out of which only a few have any form of submarine rescue capabilities. तो हम लोग इस कैपेबिलिटीज को ऐड करते हैं, देयर मीन्स कि हम लोग कुछ एडवांस हो रहे हैं अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस में। ये एक बड़ी अचीवमेंट थी। ये भी न्यूज में था, 12 तारीख को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर होता है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब होता है? 12 जून को होता है, 12 जून को होता है। इस बार के इसका थीम क्या था? कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ देन एवर, यानी अभी सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। ये ILO द्वारा घोषित किया गया था ये डे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। 12 जून वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर WDACL।
ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन जून 12। थीम क्या था? कोविड-19, प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। नेशनल एजेंसी कौन सी है इसकी? सॉरी, नोडल एजेंसी कौन सी है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और इट्स फोकस ऑन द इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस क्राइसिस ऑन द चिल्ड्रन, यानी चिल्ड्रन के ऊपर क्या कोरोना वायरस का इफेक्ट पड़ रहा है वो देखने के लिए ये एजेंसी काम कर रही है। ठीक है। टारगेट 8.7 ऑफ द एसडीजी, 8.7 जो टारगेट है ना हमारे एसडीजी के, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 17 टारगेट्स हैं। 17 में से 8वें टारगेट का 7 नंबर पॉइंट में लिखा गया है टू इरेडिकेट फोर्स लेबर, मॉडर्न स्लेवरी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड चाइल्ड लेबर बाय 2030। हमारा 2030 तक ये एसडीजी का 8.7 हमको अचीव करना है, ये गोल्स अचीव करने हैं हर कंट्री को। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कॉल फॉर एन एंड टू चाइल्ड लेबर, और चाइल्ड लेबर के लिए स्पेशली ये ईयर रखा गया है 2025। बाकी सारी चीजों के लिए, मॉडर्न स्लेवरी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए हमने 2030 रखा है, लेकिन चाइल्ड लेबर को हमने कब तक कर्व करना है? 2025 तक कर्व कर लेना है। तो आज इसके साथ ही ये मुख्य हम लोग का जो मेन करंट अफेयर्स था उसको हमने आपको डिलीवर किया। देखो, करंट अफेयर्स पढ़ना है तो बहुत छांट के पढ़ना होगा यार। सब कुछ पढ़ोगे, आज से 1 साल बाद एग्जामिनेशन होगा प्री का और मेंस का, और कुछ भी याद नहीं रहेगा। आई टेल यू वन थिंग कि आपको करंट अफेयर्स बहुत बारीकी से कुछ चीजें बार बार रिवीजन करनी होंगी, कुछ चीजें बहुत ध्यान में रखनी होंगी। ये वो चीजें हैं जिससे क्वेश्चन 110% आई विल शो यू विद इन 6 मंथ किसी न किसी एग्जाम के पेपर में मैं ये सारे क्वेश्चंस दिखाऊंगा, जो इस तरह के मैं आपको बहुत बारीकी से करंट अफेयर्स लेकर के चल रहा हूं। डिटेल वाला करंट अफेयर्स भी आपको अलग से दिया जा रहा है, और उसके साथ साथ क्वेश्चन का वीडियो भी हमारा बहुत जल्दी आ रहा है। इनफैक्ट संडे को आएगा, कल आपको क्वेश्चन का वीडियो आएगा, कल नहीं परसों संडे का वीडियो आएगा, और उसमें हम लोग करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। अराउंड 100 क्वेश्चन का हमारा टारगेट है, देखते हैं कितना कर पाते हैं हम लोग। टाइम कंस्ट्रेंट भी रहता है क्योंकि यूट्यूब पे बहुत देर तक आप लोग नहीं झेल पाते हो मुझे, इस वजह से मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा छोटे छोटे वीडियोज लेकर के आप उसको एंजॉय भी करें और आपको कुछ नॉलेज भी हो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग स्टडी एक्सप्रेस, और मिलते हैं नए एक्सप्रेस के साथ।